Welcome to everyone to All India Test Series for VS VO LDO exams from the Wise Eyes Academy. I hope you all are doing very well. So, before going to start, I would like to introduce myself. I'm Dr. Tanya Gupta, BVSC gold medalist from SCOS Jammu, MVSC from Indian Veterinary Research Institute, from Department of Veterinary Bacteriology, and PhD from CSKHPKB Palampur from Veterinary Microbiology. और इससे पहले मैंने आइवर रोहतक में भी पढ़ाया है एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एंड देन स्कॉस जम्मू में भी एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एंड आई वाज आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन गढ़वासू आल्सो। एंड अभी मैं कुछ टेक्निकल राइटिंग पे काम करती हूँ। ठीक है। सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो अब हम मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कोर्स है फॉर वीओ वी जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन और एलडीओ एग्जाम के लिए बहुत स्पेसिफिक कोर्स है। ठीक है। इस कोर्स को बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या हमने इसमें किया है। ठीक है। और ये कोर्स जो है स्पेसिफिकली जो वेटनरी ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, उन्हीं के लिए। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया है, जो ऑल स्टेट्स में जो वेटनरी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए फ्रॉम द लास्ट 10 years, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक्सट्रैक्ट किए, उनको एनालाइज किया। उनको एनालाइज करने के बाद हमने देखा हर एक सब्जेक्ट का। एज वी नो कि वेटनरी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 18 सब्जेक्ट्स है। ठीक है। अब हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना अभी शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब अब एग्जाम जब पास होता है तो इतना टाइम नहीं होता, तो उस टाइम के लिए पढ़ना, उसमें क्या चाहिए होता है कि आपको एक शॉर्ट में जो क्रैश कोर्स टाइप होता है, जिसमें आपको जो टू द पॉइंट आपको नोट्स मिले और आपके जो क्वेश्चंस हो वो उसकी प्रैक्टिस हो, तो उसी तरह से कोर्स डिजाइन किया गया है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के एनालाइज किए, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, मींस हर एक सब्जेक्ट के लाइक 200 300 सब्जेक्ट क्वेश्चंस, वो सॉर्ट आउट किए गए। ठीक है। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अब ये हमने कोर्स डिजाइन किया है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस जो है, काफी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन कोई नया आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वही टॉपिक्स एक्चुअली रिपीट होते हैं। टॉपिक्स वही रिपीट होते जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको हम वो जो टॉपिक्स हैं वो कवर कराएं पहले। ठीक है। मैं पहले आपको क्विज से नहीं स्टार्ट करूंगी, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि आपको सीधे क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर वो वैसा हो जाएगा कि आपको सिर्फ ये होता है ना, मगअप कराना कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर के हमने सारे 10 years के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रैक्ट किए, तो वो हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता है, बट वही टॉपिक वही रहता है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट टॉपिक वही है। तो हमने उसी तरह से ये कोर्स डिजाइन किया है, जो बहुत क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के टॉपिक हैं वो एक्सट्रैक्ट करके उन टॉपिक के बेसिस पे आपको ये क्रैश कोर्स बनाया है। आपका थियरी पढ़ाएंगे उसकी, फिर उसके बाद हम उसके जो है टेस्ट सीरीज करेंगे, जो आपका क्विज प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी से क्वेश्चन कराना शुरू कर दूं, मैं बोलूँ यही वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसे इसके ऑब्जेक्टिव्स ये ऑप्शंस ये रहेंगे। कल को आप बोलोगे नहीं मैम, इसका तो यही ये क्वेश्चन था, इस टॉपिक का यही क्वेश्चन था, ये कैसे चेंज हो गया। तो वो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, मॉडिफाई हो सकता है। तो उसी तरह से ये हमने पूरी जो टेस्ट सीरीज है हमारी हर एक सब्जेक्ट की, वो डिजाइन की है। तो उस तरह से आपका फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, दैट विल बी फ्रॉम द वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। और उसके बाद जो है डेली आपका कोई ना अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे आपको। तो आई होप आपको थोड़ा ये जो आपने अभी टेस्ट सीरीज में क्या करना है, किस तरह से आपको जो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा
माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस कराऊंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो वीवीएससी लेवल का, वो 1 ईयर का कोर्स होता है। तो 1 ईयर का कोर्स जो है वो पूरा करना डिफिकल्ट होता है क्रैश कोर्स में। तो लिमिटेड टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेसिस पे ही हैं सारे। ठीक है, तो इस इन इन सबको करने से आपका जो मैक्सिमम जो है वो आप कवर अप कर सकते हो, और आप उसको पेपर को सॉल्व कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम किस तरह से हम पढ़ेंगे और क्या करेंगे इसमें। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सब कंफर्टेबल है हिंदी में? हाँ मैम। ठीक है, ओके। चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो पहला हमारा लेक्चर रहेगा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी का। तो इसमें टॉपिक्स जो है, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी वो रहेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो अब ये टॉपिक्स के मैंने बताए हैं। अब ये टॉपिक बहुत वास्ट है। ठीक है, अब वैसा नहीं है कि अब कि पूरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगी। इसमें जो जिस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उस टाइप का ही मैं जो कंटेंट है वो आपको इसमें पढ़ाऊंगी, ताकि जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप उसमें से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा यू कैन रेज थम्स अप इसमें, और आप पूछ भी सकते हो। तो काइंडली थोड़ा सा प्रिवेंट करना कि इन बिटवीन आप क्वेश्चन पूछो, आप चैट में भी लिख सकते हो, और यहाँ थम्स अप रेज कर देना। ठीक है, चलिए। तो आप लोग तो मुझे पता है कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे, या कुछ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, या कुछ पास आउट्स होंगे। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी ये सब पता ही होगा। तो यस, चलो। सो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? तो लेट्स स्टार्ट। हम ना सीधे इस पे आते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट, माइक्रोबायोलॉजी। पहले माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है किसी को पता है? ऑब्वियसली पता ही होगा सबको। यस, अभिषेक? एनीवन एल्स? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। माइक्रो वो ऑर्गेनिज्म प्लांट किसको बोलते हैं? जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते मैम उनको। वेरी गुड, वेरी गुड। जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, दैट इज द माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, ये एक माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। बट अब इसमें क्या होता है कि एक कुछ लार्जर साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर या इतने साइज के हैं, जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो बट स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले स्टडी कर की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने जो प्लांट का जो बार्क होता है उस पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसको देख रहे थे, तो ही ऑब्जर्व उसमें सेल्स, छोटे छोटे सेल्स इन्होंने देखे, एंड ही कॉइंड द टर्म सेल। ठीक है, सेल टर्म कॉइन किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड ही ऑल्सो पब्लिश द बुक माइक्रोग्राफिया। ठीक है, जो फंगस लाइक स्ट्रक्चर ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, और उनको देख देख के इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम दिया था माइक्रोग्राफिया। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है एंटनी वॉन ल्यूक, ही इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये एक एक्चुअली लेंस मेकर थे। ठीक है, लेंस बनाते थे, और ये इन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसमें ये देखते थे प्लांट एनिमल टिश्यूज वगैरह देखते रहते थे। और उसमें जो इनका माइक्रोस्कोप था दैट कैन मैग्नीफाई अराउंड 50 to 300 टाइम्स, वो इतना मैग्निफिकेशन वो देता था। और ही ऑब्जर्व्ड बहुत टाइनी से क्रीचर्स उसमें। ठीक है, उसमें क्रीचर्स देखे सेल्स में, एंड उसको क्या नाम दे दिया? एनामेलिक्यूल्स। एनामेलिक्यूल्स दे दिया, और लिटिल ईल्स। ठीक है, एनामेलिक्यूल्स दिया था किसने टर्म?
एंटनी वॉन ल्यूएनह्यूक ने। तो वो टाइनी क्रिएचर्स, वो बेसिकली क्या थे, वो बैक्टीरिया थे, बट उस टाइम पे उनको पता नहीं था ये क्या है, बट उस टाइम पे इन्होंने नाम दे दिया कि ये एनामेलिक्यूल्स हैं या फिर लिटिल ईल्स हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द बैक्टीरिया। ठीक है, सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से शुरू हुई थी माइक्रो, जो बैक्टीरिया देखा गया था वो यहाँ से शुरू हुआ था। देन कुछ लोग मानते थे कि जो डिजीज होती है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। स्पॉन्टेनियसली हो जाती है मतलब क्या होता है कि वो खुद ब खुद, जैसे होता है ना कि कोई पावर होती है, खुद ब खुद बीमारी हो गई, कुछ इस तरह से बिलीव करते थे। ठीक है, कोई नेचुरल पावर से कोई बीमारी हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली बीमारी हो जाती है, बट देर वॉज अ पर्सन। अब स्पॉन्टेनियसली जो बिलीव करते थे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। जो कई बार जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसने चैलेंज किया था। ठीक है, तो फ्रेंकेस्को रेडी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को चैलेंज किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, कि इसने बोला था कि स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं होता है। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, किसी को पता है? किसी को पता है कि अब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? चलो कोई बात नहीं। ये सॉरी, ये मैगेट एक्सपेरिमेंट ना, मैगेट एक्सपेरिमेंट किया था, मैगेट फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो फ्लास्क में मैगेट रख के और उसको कवर करके देखा था कि फ्लाइज जो थी वो मैगेट के ऊपर आती थी और वो एग्स ले करती थी, फिर वहां से वो लार्वा बनते थे। बट कुछ लोग क्या मानते थे कि खुद ब खुद जो सैंड का। यस, कुछ लोग जो स्पॉन्टेनियसली मानते थे उनका मानना था कि खुद ब खुद जो बॉइल्ड मीट होता है उसमें खुद ब खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ये क्रिएचर्स जो है ग्रो कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं था। तो ये मैगेट एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पूछता कोई नहीं है, बस इतना याद रखो कि मैगेट एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रेंकेस्को रेड्डी ने फर्स्ट टाइम चैलेंज किया था। क्लियर? चलो, नेक्स्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लुइस पास्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फादर है ना इसमें, तो ये इसमें अलग अलग है। आपको किसी बुक में डिफरेंट मिलेंगे, किसी बुक में नहीं है। फादर कहीं, आप कुछ लोगों ने पढ़ा होगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज एंटनी वॉन ल्यूएनहुक। ठीक है, कईयों ने पढ़ा होगा फादर ऑफ लुइस पास्चर को एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न। तो अब क्या हुआ है, एज पर द एनटीए, ऐसे जो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं, वो पूछे नहीं जाते एग्जाम में। तो उससे पहले जो था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब नहीं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इनके आंसर हर बुक में वेरी कर रहे हैं। कहीं पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर है, कहीं पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूएनहुक है, कहीं पे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूक है। तो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड बुक जो है एक, उसमें आपके पास रेफरेंस है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर की। ठीक है, कल को आपको क्वेश्चन आता है तो अगर कोई क्वेरी होती है तो वी कैन गिव द रेफरेंस ऑल्सो। लुईस पास्चर ने क्या क्या किया था, अब ये फाइनली जो डिसप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के, कि स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं होता, चैलेंज फ्रैंकेस्को रेडी ने किया था। एंड लुईस पास्चर ने उसको फाइनली डिसप्रूव कर दिया था कि स्पॉन्टेनियस थियरी नहीं होती है। जो भी ये राइज होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होते हैं। ही वॉज द पर्सन जिसने जर्म थ्योरी दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से याद रखना आपने, ही गेव द जर्म थ्योरी। ठीक है, थियरी से, THER, थियरी से याद रखना, एक थियरी दी थी। कौन सी थियरी दी थी लुईस पास्चर ने? जर्म थियरी ऑफ डिजीज थी। देन ही गेव द पास्चराइजेशन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पास्चराइजेशन दिया था। अब इसको कैसे याद रखोगे पास्चराइजेशन के? इसके नाम से ही, क्योंकि पास्चर के नाम से ही पास्चराइजेशन पड़ा था। तो ही गेव द पास्चराइजेशन। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, जो स्टरलाइजेशन मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे ना हीट करोगे तो अब वो स्टरलाइज होंगी। एंड लुईस पास्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वो टेक्निक्स दी थी। एंड ही वॉज ऑल्सो द पर्सन जिसने लिक्विड मीडिया बताया था कि लिक्विड मीडिया इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया और अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ऑल्सो ही डेवलप वैक्सीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डेवलप 3 वैक्सीन्स।
ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? CAR, कार। ही डेवलप वैक्सीन फॉर फाउल कॉलेरा, ही डेवलप वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स, ही डेवलप वैक्सीन फॉर रेबीज। ठीक है, कार से आप याद रखोगे वैक्सीन फॉर द दैट वाज डेवलप्ड बाय द लुइस पास्चर, कॉलेरा की वैक्सीन, एंथ्रैक्स की वैक्सीन और रेबीज की वैक्सीन। देन ही ऑल्सो डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि ये एक लुइस पास्टर जो था वो केमिस्ट था, और वो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में काम करता है। जो बिवरेजेस होती हैं, अल्कोहल होती है, वो उस इंडस्ट्री में काम करता है। तो ही डिस्कवर्ड एक्चुअली द फर्मेंटेशन। एंड ही ऑल्सो गिव द टर्म एटीन्यूएशन, कि सबसे पहले जो एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन क्या होता है? कोई बताएगा एटीन्यूएशन क्या होता है? एनीवन? Clumping of RBCs. व्हाट? Clumping. क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज? नो, आई एम, इट इज रिलेटेड टू वैक्सीन्स। एटीन्यूएशन क्या होता है? वायरोलेंसी को जो घटाता है, प्रोसेस को बोलते हैं। यस यस, राइट। जो प्रोसेस, जो बैक्टीरिया या वायरसेस होता है, उसकी विरुलेंस को या उसकी पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है एटीन्यूएशन से? क्या बनती है? वो वैक्सीन बनती है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया बहुत पैथोजेनिक होगा, फिर ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे इसको पसाजिंग करते हैं। जैसे ये जो वैक्सीन डेवलप की थी फाउल कॉलेरा की, तो वो किस तरह से हुई थी? इसी तरह से हुई थी कि वो जो कल्चर था पास्ट्रेला का, वो काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा था। ठीक है, तो वो ओल्ड कल्चर हो गया था। उससे क्या हो गया था, वो जो कल्चर था वो एटीन्यूएट हो गया था। उसकी जो अगर वो नेचुरल जो वाइल्ड बैक्टीरिया था, वो अगर बर्ड्स में डालते थे तो बर्ड्स की डेथ हो जाती थी। बट जो ओल्ड कल्चर हो गया था, जब उसको डाला तो बर्ड्स जो थे वो सेफ हो गए थे, प्रोटेक्टेड हो गए थे, उनकी डेथ नहीं हुई। तो दैट इज द एटीन्यूएशन। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एटीन्यूएशन टर्म दिया था और प्रोसेस क्या होता है। एंड जो ये एटीन्यूएटेड कल्चर था उसको ही कॉल्ड द वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन टर्म वाज गिवन बाय द लुइस पास्चर। वैक्सीन लेटिन मतलब होता है वैका मीन्स काउ, इन द नेम ऑफ इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली काउपॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी यूजिंग काउपॉक्स स्ट्रेन, तो इसलिए इसने इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड जेनर ही गेव द टर्म वैक्सीन। ठीक है, लुइस पास्चर क्लियर हो गया। चले आगे। देन फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, तो ये कई बार पूछा जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, देन रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने फाइनली प्रूव किया था जर्म थ्योरी का। ठीक है, कि जर्म थ्योरी का क्या मतलब है, कि जो डिजीज होती है वो किसी जर्म्स की वजह से होती है, ये लुइस पास्चर का कहना था। बट लुइस पास्चर ने सिर्फ बोला था, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया था कि जो डिजीज हो रही है वो किसी जर्म से हो रही है। बट फाइनली जो प्रूफ किया था वो रॉबर्ट कॉच ने किया था। और वो प्रूफ किससे किया था? उसने जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है बिकॉज ऑफ द बैसिलस एंथ्रेक्स, उससे प्रूव किया था। और ही डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनिज्म बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, देन ही डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग द डिजीज। सो जो बैसिलस एंथ्रेसिस है उसको वो डिजीज कॉज करता है, वो लुइस पास्चर ने रिपोर्ट किया था। देन लुइस पास सॉरी आई एम सॉरी रॉबर्ट कॉच ने ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉच। कई जगह पे आपको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का भी मिलेगा एज अ रॉबर्ट कॉच। आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी और उसमें ये आंसर आपका वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉबर्ट कॉच ने और क्या किया था, प्योर कल्चर। प्योर कल्चर टेक्निक दिया था, कि प्योर कल्चर जो बनाते हैं, ये कौन मार्क कर रहा है? ठीक है, प्योर कल्चर टेक्निक जो है वो रॉबर्ट का। प्योर कल्चर क्या होता है?
थोड़ा सा इंटरैक्टिव होनी चाहिए क्लास, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलती रहूं। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो प्योर कल्चर क्या होता है फिर बताओ। सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर। सिंगल स्पीसीज को वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जो एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना होता है, ठीक है। जब हम कोई सैंपल लेते हैं, ठीक है, अगर मैं अपने माउथ का सैंपल लूंगी, स्वैब लूंगी, तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, मिक्स कल्चर होगा। बट कोई एक पर्टिकुलर, अगर मुझे स्ट्रेप्टोकोकस का एक बैक्टीरिया आइसोलेट करना है, दैट इज द प्योर कल्चर। वो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज प्योर कल्चर। और वो टेक्निक किसने दिया था? रॉबर्ट कॉच ने दिया था। देन रॉबर्ट कॉच ऑल्सो डिस्कवर्ड, ये तो बता दिया, एंथ्रैक्स का, बैसिलस, ट्यूबरक्लोसिस, जो बैसिलस होता है, ट्यूबरकल बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कॉलरा। तो 3 जो ऑर्गेनिज्म है रॉबर्ट कॉच ने आइसोलेट किए थे, ठीक है, डिस्कवर किए थे। देन जो मीडिया प्रिपरेशन होता है, ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को किस में ग्रो करते हैं? किसी मीडिया पे ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो लैब में हम यूज करते हैं। तो उसमें उसको क्या करना होता है? सॉलिडिफाई करना। तो जेलेटिन यूज करते थे पहले। रॉबर्ट कॉच क्या यूज करता था? जेलेटिन यूज करते थे, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता था। तो वो रॉबर्ट कॉच यूज्ड जेलेटिन। देन रॉबर्ट कॉच ऑल्सो गेव कॉच पॉस्टुलेट्स, ठीक है। कॉच पॉस्टुलेट्स क्या है? क्या है कॉच पॉस्टुलेट? कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, डिजीज ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिजीज्ड पर्सन में होना चाहिए, ना कि हेल्दी में होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी में नहीं होगा, ठीक। और जो डिजीज में ही आइसोलेट होगा। फिर ये जो डिजीज में से जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होगा, ठीक है, वो उसमें प्योर कल्चर फॉर्म में आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है। प्योर कल्चर फॉर्म में आइसोलेट होना चाहिए, ना कि हेल्दी वाले से। तीसरा कहता है कि ये जब आप इसको किसी हेल्दी में डालोगे, ये कल्चर हेल्दी ऑर्गन पर्सन में डालोगे या हेल्दी एनिमल में डालोगे, तो उसमें वो सेम डिजीज होनी चाहिए जो इसमें थी, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि सेम डिजीज इस हेल्दी वाले में होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ कहता है, जब आप इस जो अब आपका ये जो एक्सपेरिमेंटल होस्ट हो गया, इसमें से भी वो सेम ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं कॉच पॉस्टुलेट। 4 कॉच पॉस्टुलेट है इस तरह से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? ही यूज्ड वैक्सीनेशन। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन दी है? कौन सी वैक्सीन बनी है सबसे पहले? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई है? एडवर्ड जेनर ने। एंड ही यूज द मटेरियल कौन से? काउ पॉक्स लीजन्स। जो एनिमल्स में डिजीज होती है काउ पॉक्स, तो उसमें जो लीजन्स होते थे, जहां पे वो ब्लिस्टर्स वगैरह बनते थे, उसी को वो उठा के जो स्मॉल पॉक्स वाले ह्यूमंस थे, ठीक है, उनके वो लीजन्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसको वेरियोलेशन बोलते हैं। और फिर वो देखा कि वो जो पर्सन है वो प्रोटेक्ट हो गया था। तो वो फर्स्ट टाइम वो वैक्सीन डिस्कवर हुई थी फ्रॉम द एडवर्ड जेनर। और उसके बाद ही वैक्सीन जो वैक्सीनोलॉजी का ये ट्रेंड शुरू हो गया था। तो अब एडवर्ड जेनर को क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और एक और चीज है, कई जगह पे आपको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी लुइस पास्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपको ना फोकस नहीं डाल रही हूँ कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ ये कौन है। सो एडवर्ड जेनर इज द फाउंडर ऑफ द इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी थी इन 1798। चलो, अब हमारा ये जो ब्रीफली एक टेबल सा बनाया है मैंने, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम हैं जो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे पॉल अर्लिच। अर्लिच ने क्या किया था? अर्लिच की 2 चीजें याद रखनी है आपको। फर्स्ट, एक एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक दी थी। और सेकेंड चीज, इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी फर्स्ट जो किया था पॉल अर्लिच ने किया था, ठीक है। पॉल अर्लिच से 2 चीजें हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग और फादर ऑफ कीमोथेरेपी।
एली मेशनिकॉफ, मेशनिकॉफ ने क्या डिस्कवर किया था? फेगोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, वो कैसे एनगल्फ करते हैं और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो दैट प्रोसेस वाज गिवन बाय द एली मैशनिकॉफ। ये तो आपको याद करना है, ठीक है। देन ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था? क्रिस्टियन ग्राम में। और ईयर ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, 1884। कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। क्रिस्टियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग दिया था। देन फ्लेमिंग ने, ये तो सबको ही पता होगा, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एंड इन 1929 में किया था, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? अर्न्स्ट रस्का ने डिस्कवर किया था। अब इसके साथ कई बार आता है नॉल, ठीक है, रस्का एंड नॉल, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ रस्का है तो यू कैन राइट मार्क रस्का। अगर कॉमन दोनों रस्का एंड नॉल है तो नॉल भी, क्योंकि दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रो। तो नॉल ने जो है वो सेम का दिया था, तो इसलिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रस्का एंड नॉल को आप मार्क कर सकते हो। डीएनए सीक्वेंसिंग किसने दिया था? गिलबर्ट एंड सैंगर ने दिया था। एंड पीसीआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको पूछा जाता है, कैरी म्यूलिस पीसीआर दिया था इन 1983, ठीक है। 1983 में कैरी म्यूलिस ने पीसीआर टेक्निक डेवलप की थी, ठीक। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता देना। तो अगर स्लो करना है तो मैं थोड़ा स्लो भी चलूंगी, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो मैं, ठीक है। तो इतना आपका हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही साइंटिस्ट के चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। और ये सिर्फ बैक्टीरियोलॉजी की है हिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि मैंने वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी सारी हिस्ट्री एक साथ नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले जो आपका बैक्टीरियोलॉजी से, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट माइकोलॉजी या इम्यूनोलॉजी से, ठीक है। तो इसमें अब आगे आगे मूव ऑन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी का, हम जो ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी की यूनिट्स है टॉपिक। तो टेक्सोनोमी में जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, कुछ चीज़ें हैं वही मैंने आपको इसमें लिखी हैं, ठीक है। टेक्सोनोमी होता क्या है? पहले तो टेक्सोनोमी क्या होता है? जैसे हमारी फैमिली में होता है ना कि ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फैमिली मेंबर, नेक्स्ट फैमिली, ये हमारा ताए चाचा जी, ये वो फैमिली हेड बन जाते हैं, दादाजी, उनसे ऊपर से दादाजी। तो ये एक हायरार्की चलती है, ठीक है। उसी तरह से ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, सब में ऐसा टेक्सोनोमी चल यूनिट्स बनती है जिसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्डरली क्लासिफिकेशन होती है, जैसे हर एक फैमिली में होता है, ठीक है। उनको ग्रुपिंग किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया था प्लांट्स और एनिमल की। उसने बोला था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं प्लांट और दूसरे होते हैं एनिमल्स, बाकी और कुछ नहीं होते, जो भी होते हैं वो सब इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड थे, ठीक है। फंजाई भी प्लांट्स के अंदर इंक्लूडेड था। फिर नेक्स्ट जो कैरलस लीनियस है, ठीक है, लीनियस, ही ही दिस क्या किया था? बाइनोमियल, ही गेव द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो एक स्ट्रीमलाइन कर दिया था कि नॉमिन क्लासिफिकेशन है उस एक प्लांट है और एनिमल है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। सो कैरलस लीनियस गेव द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें प्लांटे और एनिमली आते हैं, और इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोला जाता है। तो कौन है फादर ऑफ टेक्सोनोमी? कैरलस लीनियस। नेक्स्ट है आपका अर्नस्ट हैकेल। तो अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम, तो पहले तो 5 किंगडम हो गए, ठीक है, 5 किंगडम हो गए आपका, प्लांट, एनिमल, ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। तो ये आपके 5 किंगडम्स हैं। तो ये दोनों किंगडम तो किसने दिए थे? 2 किंगडम ये कैरलस लीनियस ने दिए थे। देन प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, पीएमएफ, ठीक है। पीएमएफ किसने दिया था? पीएमएफ दिया था, प्रोटिस्टा दिया था हैकेल ने, ठीक है, अर्न्स्ट हैकेल ने। मोनेरा दिया था किसने? कोपलैंड ने, ठीक है। एंड फंजाई दिया था किसने? विटेकर ने, ठीक है। हैकेल कैप इज
यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, हेकल हैज अ हेकल कैप इज वाइट, हेकल कैप इज वाइट, ठीक है। सो हेकल कैप इज वाइट, कई बार ना क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हेकल ने कौन सा दिया था और इसने कोपलैंड ने कौन सा दिया था और विटेकर ने, तो विटेकर ने क्या दिया था, फिफ्थ किंगडम, दैट इज द फंजाई। सो इसको आपने याद रखना है पीएमएफ, ठीक है, पीएमएफ जो होता है ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं, ठीक है। सो आपने इसको याद रखना है, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। तो ये तीन लास्ट के किंगडम है जिसको दिया था हेकल ने, हेकल, कैप, कोपलैंड एंड फंजाई विटेकर ने, ठीक है। हेकल कैप इज वाइट, इस तरह से आप इसको याद रखोगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। सो प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसी में मोनेरा आ जाता है। मोनेरा में एक्चुअली प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया, तो पहले क्या था, 1866 तक वो उसी ग्रुप में थे, ठीक है। जो बैक्टीरिया थे वो प्रोटिस्टा ग्रुप में ही थे। फिर कोपलैंड ने क्या किया, जो मोनेरा ग्रुप है, बैक्टीरिया ग्रुप है, उसको अलग कर दिया कि बैक्टीरिया डिफरेंट है, वो प्रोकैरियोट्स है, वो इन सबके साथ मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए मोनेरा किंगडम को ही सेपरेट कर दिया कोपलैंड ने। और विटेकर ने फिफ्थ किंगडम दे दिया कि फंजाई, फंजाई भी इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं बट वो हिटरोट्रॉपिक होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट से डिफरेंट होते हैं, वो मूव करते हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये टेक्सोनॉमी में इतना आपको ये क्लियर हो गया, क्लियर, आगे चले। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ये कार्ल वोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल वोस ने क्या किया था, एक टेक्सोनॉमी का नया रैंक दे दिया था। पहले क्या होता है, किंगडम होता है, ऑर्डर होते हैं, ये मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से होता है ना, डोमेन, सॉरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये जो डोमेन, हाईएस्ट रैंक, सबसे बड़ा रैंक दे दिया, जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे फैमिली में जो होते हैं ना, हमारी फैमिली में ग्रैंडफादर होते हैं, तो इस तरह से हाईएस्ट रैंक किसको दे दिया, क्या दे दिया, डोमेन, डोमेन बोला हाईएस्ट रैंक को। और क्या किया था, जो न्यूक्लिक एसिड स्टडीज, ये जो पहले ये सारे जो ग्रुपिंग हुई थी, ये नॉर्मल फिजियल मॉर्फोलॉजिकल या उसके करेक्टरिस्टिक पे बेसिस पे थी, ठीक है। सो कार्ल वोस ने न्यूक्लिक एसिड स्टडी की थी, थोड़ा सा डीप जाके स्टडी किया था, और उसने एक और ग्रुप आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था, क्या था, अरेकिया, ठीक है, अरेकिया। तो फिर इसने तीन डोमेन सिस्टम बना दिए। तो तीन डोमेन सिस्टम हो गया, अरेकिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो अरेकिया जो है, ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर में, थर्मोफाइल्स कंडीशन में सरवाइव करते हैं, ठीक है। और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यू बैक्टीरिया में आते हैं। और यूकेरिया में यूकेरियोट्स होते हैं, इसमें सारे एनिमल एनिमल फंजाई, प्लांट्स, ये सारे किस में आते हैं, यूकेरिया में। अरेकिया में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बट वो जो हेलोफाइल्स, हाई सॉल्ट कंडीशन में, हाई मिथेन कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में जो सर्वाइव करते हैं, उनको रेकिया डोमेन दे दिया। और बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आगे, इसमें जो हमारे, जो हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, वो सब इसमें आते हैं, वो एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्ल वोस ने, या फिर थ्री डोमेन सिस्टम किसने दिया था, ठीक है, वो किसने दिया था, कार्ल वोस ने दिया था। और कई बार इस तरह से पूछते हैं कि कौन सी स्टडीज के बेसिस पे दिया था, तो वो न्यूक्लिक एसिड स्टडीज के बेसिस पे दिया था, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो कि किस तरह से आप सिर्फ सुन रहे हो, तो जो मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेना, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्लियर है, इतना ही है टेक्सोनॉमी में, ज्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना है, इतनी यही है, और इतने ही आपको पूछे जाते हैं। क्लियर, आगे चले। यस मैम। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि मैं खाली यस बोलते जाऊं और मैम। आप Yes, ma'am. लोगों के सिर के ऊपर से ही जाए। समझ में आ रहा मैम। चलिए, जो ये टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर है, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। सो बैक्टीरिया, डोमेन कौन सा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या यू बैक्टीरिया बोल सकते हो, किंगडम प्रोकैरियोट्स हो गया, फाइलम प्रोटियो बैक्टीरिया हो गया, क्लास गामा प्रोटियो बैक्टीरिया, ऑर्डर, सो ऑर्डर्स जो होते हैं वो किससे एंड होते हैं, एल्स से, फैमिली
ACA से। और जीनस जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और स्पीशीज जो होती है स्मॉल होती है। ठीक है, ये पता है आपको? जीनस, बैक्टीरिया के जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दोनों इटैलिक्स में होते हैं, और अगर इटैलिक्स में नहीं हो तो इट शुड बी अंडरलाइन, अंडरलाइन होने चाहिए। ठीक है, और स्पीशीज जो है, स्पीशीज वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट नहीं करते उसको। तो इसको आपने याद रखना है। डोमेन मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर कई बार पूछ लें तो उसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, डियर किंग फाइलिप कम ओवर फॉर ग्रेट सूप। तो डियर मीन्स डोमेन, किंग मीन्स आपका किंगडम, फाइलम मीन्स फाइलम, कम फॉर द क्लास, ओवर फॉर द ऑर्डर, एफ फॉर द फैमिली, ग्रेट फॉर द जीनस एंड सूप फॉर द स्पीशीज। ठीक है, ये आप इस तरह से अपना जो टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर है वो याद कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप सबने यूज किया है ना? माइक्रोस्कोप सबने माइक्रोस्कोप यूज किया है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के? ऑब्जेक्टिव लेंस बताओ। वेरी गुड। और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। स्लाइड नेक्स्ट, रखने के लिए स्टैंड, स्लाइड स्टैंड। उसको स्टेज बोलते हैं। और आईपीस। हाई पीस। आईपीस। अच्छा, और क्या होता है? एक लाइट एमिट करने के लिए एक वो नीचे स्ट्रक्चर लाइट होता है। सोर्स होता है। ठीक है, चलो ठीक है, फाइन इतना ही काफी एडजस्टमेंट, है। फोर्स एडजस्टमेंट। ठीक, हाँ वेरी गुड। ठीक है, चलो ये देख लो। पूछते नहीं है ये इस तरह का क्वेश्चन उसमें, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, आपकी नॉलेज चेक कर रही हूँ कि आपको पता है माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में दिस इज योर आई पीस, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आप स्लाइड को रखते हो। ठीक है, स्टेज टू होल्ड द स्पेसिमेन। फिर उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, लाइट सोर्स होता है। देन ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, 4x, 10x, 40x, 100x। ठीक है, स्टेज होता है और कंडेंसर होता है, लाइट को कंडेंस करने के लिए, फोकस करने के लिए। इल्यूमिनेटर हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सब होते हैं इसमें। मैं इसमें दिखा रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं डिफरेंट, 4x, 10x, 40x और 100x। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है? टू विजुअलाइज द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं देख सकते हो ना कि नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं सकते, कोई तो चीज चाहिए ना देखने के लिए। तो हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है? अब माइक्रोस्कोप के क्या क्या मतलब, इसमें कुछ जो डेफिनेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हो गया मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना जूम करके देख सकते हैं। ठीक, किसी इमेज को कितना जूम कर सकते हैं। ठीक है, उससे वो माइक्रोस्कोप कर सकता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होता है? उसका टोटल मैग्निफिकेशन, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन और आई पीस की मैग्निफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं ना, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक ही लेंस होता है, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया? जिसमें दो टाइप के लेंसेज होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई पीस हो गया। तो इसमें टोटल मैग्निफिकेशन होती है माइक्रोस्कोप की, जो दोनों की, ऑब्जेक्टिव की भी और आई पीस की, टोटल कंबाइंड मैग्निफिकेशन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब जैसे कि एग्जाम्पल 40x जो लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और 10x आई पीस है। जो आपका आई पीस लेंस रहता है वो 10x ही रहता है। ठीक है, 10x, और मैक्सिमम जो होता है 15x होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आई पीस की कितनी मैग्निफिकेशन होती है? वो 10x ही होती है। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी जैसे अगर 40x ऑब्जेक्टिव है तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी माइक्रोस्कोप की? तो अगर हमारा ये है 100x वाला है, ठीक है, तो 100x इंटू 10x, अगर 10x हमारी आईपीस की में, तो मैक्सिमम जो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी रहती है? 1000x। 1000x, और अगर ये 15 है तो 1000 टू 1500x। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रहता है, 1000 टू 1500x। क्लियर है? तो ये कई बार पूछते हैं आपको, 1000 मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होता है माइक्रोस्कोप का, या मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है। फिर रेजोल्यूशन क्या होता है?
रेजोल्यूशन हो गया कि मतलब दो जो स्मॉल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका उसको कितना डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप, कितना वो कितना क्लोज है उसको कितना आप देख सकते हो, उसके दोनों में कितना डिफाइन आप कर सकते हो डिटेल्स, वो हो गया रेजोल्यूशन। ठीक है, खाली मैग्निफिकेशन को बढ़ा देना कोई उससे कोई इमेज क्लियर नहीं हो जाती है। ठीक है, क्या होने लगती है, इमेज ब्लर होने लगती है, ब्लर हो जाती है ना। तो रेजोल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साथ में हाई रेजोल्यूशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेंसेज की रेजोल्यूशन होती है। तो जो रेजोल्यूशन होती है या रिजॉल्विंग पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे एंड न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है डी, डी इज इक्वल टू 0.61 लेमडा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, 0.61 लेमडा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। सो लेमडा इज योर वेवलेंथ, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर है एन साइन थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा। सो दिस स्मॉल एन इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना अब इसमें क्या है कि जितना कम डी होगा, जितना कम डी होगा उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है, उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होती है, उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट विच दे कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश एज सेपरेट। सो जितना कम होगा डी उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होती है, ये याद रखो। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। तो ये डी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिजॉल्विंग पावर के, और डी डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो डी जो है आपका कम होगा तो आपका रेजोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक, तो कम वेवलेंथ होगी तो क्या होगा, आप बताओ। वेवलेंथ कम होगी तो क्या होगा, लो वेवलेंथ लाइट अगर हम यूज करेंगे तो रेजोल्यूशन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो डी कम होगा तो हमारा रेजोल्यूशन बढ़ेगा। तो वेवलेंथ कम होगी, लो वेवलेंथ की, अगर ये आपको पीछे वाली स्लाइड दिखाती हूँ, तो जितना ज्यादा कम वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारा जो इमेज है वो बेटर बनती है। तो और ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका रेजोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा रेजोल्यूशन। बढ़ेगा। ऐसे डर के क्यों बोल रहे हो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। बढ़ेगा ही। कम होगा मैम। क्यों कम होगा, कम वाला बताओ कौन है। ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, देखो डी इज इक्वल टू, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो डी कम होगा, तो डी कम होगा तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गई। ये है ना, अगर ये बढ़ेगा तो डी कम होगा ना, तो डी कम होगा तो आपको रेजोल्यूशन बढ़ेगा। क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, जो हम आपने इसमें लेंसेज देखे ऑब्जेक्टिव में 10x, तो 100x का क्या काम है, बताओ। मैम 100x तो ऑयल इमर्शन पे देख सकते हैं ना अपन। वेरी गुड, 100x वाले को क्या बोलते हैं हम, ऑयल इमर्शन। ये मैंने, ऑयल इमर्शन, ठीक है, ऑयल इमर्शन। सो 100x पे ऑयल इमर्शन, तो ऑयल इमर्शन क्या है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू द ग्लास। क्या होता है, मतलब हम क्यों यूज करते हैं ऑयल, रिफ्रैक्शन कम करने के लिए। यस तो जब हम ऑयल यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो लाइट, जो लॉस ऑफ लाइट होता है वो कम हो जाता है, और लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होने की बजाय सीधे किस पे जाती है, लेंस पे जाती है, और इमेज जो है वो हाई रेजोल्यूशन की होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो रेजोल्यूशन बढ़ेगी। तो इसलिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो 1.5 मीन्स जो आपका ग्लास स्लाइड है, यहाँ पे आपका वो होता है स्पेसिमन, ठीक है, और उसके ऊपर आप जब लाइट क्या है, ग्लास से जाती है बीच में एयर से होके लेंस पे जाती है, यहाँ पे लेंस होगा,
ठीक है, तो बीच में एयर आती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट इधर उधर जाने लगती है। तो जब हम ऑयल लेंस यूज करते हैं, ऑयल इमर्शन, तो वो क्या करता है, लाइट को क्या कर देता है, वहां आगे पीछे नहीं जाने देता, वो उसी पे फोकस करके सारी लाइट को एक साथ इकट्ठी करके जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे डालता है, ताकि इमेज जो है वो बेटर हो जाए और उसकी जो रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो ग्लास और ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए ऑयल लेंस यूज करते हैं टू सी द बैक्टीरिया और अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मोस्टली हम बैक्टीरिया को सी करने के लिए, देखने के लिए हम ऑयल इमर्शन लेंस यूज करते हैं। ठीक है, 100x लेंस यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आगे चले? मैम भी अपन जब ऑयल इमर्शन करते हैं तो कवर स्लिप नहीं लगाते? नहीं लगाते, कवर स्लिप नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट उस पे जब आप ऑयल इमर्शन लेंस यूज करते हो तो वो डायरेक्ट लेंस के साथ टच करते हैं, गैप भी नहीं होता है। किया है ना? मैम जब नॉर्मल कंडीशंस होती है जैसे अपन 10x 40x पे देखते हैं तो उसमें कवर स्लिप लगाते हैं अपन मोस्टली। हाँ, उसमें लगाते हैं ना, तभी तो कह रही हूँ। ऑयल जब हमने बैक्टीरिया को क्योंकि बैक्टीरिया को हमने स्टेन किया हुआ है, उसमें जो उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हमें ये लेंस यूज चाहिए होता है। बाकी जैसे बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, जैसे अगर फंगस को अपने देखना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, लो पावर यूज करते हैं, 10x या 40x, क्योंकि फंगस का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, वो आप देख सकते हो, उसमें लो पावर पे भी आपको बड़े स्ट्रक्चर दिखते हैं। बट बैक्टीरिया बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, वो आपको इजीली दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई चाहिए होता है, इसलिए हम उसमें ऑयल इमर्शन लेंस पे यूज करते हैं और उसको बिल्कुल साथ में रखते हैं, उसमें गैप नहीं होता है, और विदाउट कवर ओके। स्लिप यूज करते हैं। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो, अब आगे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब फर्स्ट है आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ब्राइट फील्ड जो हम नॉर्मली करते हैं, जो हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हो गया, तो इसमें ये क्या करता है, आपकी जो नाम से पहले ब्राइट फील्ड, तो इसमें क्या होगा, जो ये आपकी फील्ड होती है वो ब्राइट होती है, पीछे वाली बैकग्राउंड ब्राइट होगा। ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो डार्क बनेगी। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है इमेज वो थोड़ी डार्क होगी, बट बैकग्राउंड क्या होगा, ब्राइट होगा। और ये आप में ब्राइट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये यूज करते हैं हम टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी साइज ऑफ द स्टेन्ड बैक्टीरिया, जो हम स्टेनिंग करके, इसमें स्टेन्ड बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ब्राइट फील्ड में स्टेनिंग करते हैं, स्टेन्ड बैक्टीरिया या फंजाई को देखते हैं, तो वो हम ब्राइट फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हम जीनस लेवल तक देख सकते हैं कि ये मतलब ये इकोलाई है, या मतलब एशरिशिया है, स्टेफाइलोकोकस है, उस तरह से कुछ स्पीशीज भी देख सकते हैं, बट जो वो तो अपने हाई लेवल की आइडेंटिफिकेशन हो गई, बट जीनस तक आप इसमें देख सकते हो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं आप इसमें देख सकते हो। ठीक, तो इसकी एक जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो ये आ गया कि इसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, तो ब्राइट फील्ड में आप अप टू 200 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। हम अपनी आई से कितना देख सकते हैं, 250 माइक्रोमीटर या 200 माइक्रोमीटर, इतना देख सकते हैं हम अनएडेड आई से, इतना देख सकते हैं। माइक्रोन थोड़ा बड़ा हो गया, नैनोमीटर हो गया थोड़ा और स्मॉल साइज हो गया। ठीक है, तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा जाता है, 0.2 माइक्रोन होता है और 200 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें स्टेन चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आता है डार्क फील्ड। अब इसके नाम में ही है डार्क फील्ड, फील्ड इसकी डार्क है बट इमेज क्या है, ब्राइट है। इमेज में डायग्राम में देखो, फील्ड इसकी डार्क है बट इमेज इसमें जो ब्राइट है, तो इसमें आपको स्टेनिंग नहीं करनी होती है। ठीक, तो टू एग्जामिन द अनस्टेन्ड बैक्टीरिया, इसमें अनस्टेन्ड बैक्टीरिया देखते हैं, जैसे कि सस्पेंशन में उसकी मोटिलिटी देखनी हो बैक्टीरिया की, और स्पाइरोकीट्स देखनी हो, लेप्टोस्पाइरास वगैरह देखते हैं, वो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से करते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पाइरा जो स्पाइरोकीट्स होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया, उसकी मूवमेंट देखने के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तो इसमें क्या है, डार्क बैकग्राउंड ब्राइट सैंपल दिखेगा आपको, मतलब जो स्पेसिमन होगा, और इसमें
जो माइक्रोस्कोप सेम ही होता है, बट इसमें कुछ कंडेंसर होते हैं, कुछ स्पेशल कंडेंसर होते हैं, एबे कंडेंसर बोलते हैं उसको। वो लाइट को कुछ फोकस कर देता है उस तरह से कि जो इमेज है वो ब्राइट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप भी अनस्टेन्ड सेल सस्पेंशन के लिए यूज करते हैं। इसमें जो होता है, इसमें इस माइक्रोस्कोप में क्या होती है, कुछ इसमें तो थोड़ा सा कंट्रास्ट इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। जो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं उसमें बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फेजेस, ये इसमें जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें फेजेस होते हैं, कुछ फेज प्लेट्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हाई कंट्रास्ट लो कंट्रास्ट की वजह से जो इमेजेस है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, और थोड़ा सा ग्रेइश और लाइट इमेजेस बनती है इसमें बिकॉज ऑफ द फेज शिफ्टिंग लाइट। और इसमें आप इसको इसमें देखते हो, आप शेप ऑफ द लिविंग सेल देख सकते हो, एंडोस्पोर्स देख सकते हो, या इंक्लूजन बॉडीज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, आप जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होती है उसको फ्लोरेसेंट उसमें देखना होता है, फ्लोरेसेंट लाइट में देखना होता है, तो इसमें फ्लोरेसेंट डाइज के साथ उसको कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, और इसमें लाइट सोर्स क्या होता है, यूवी लाइट। यूवी लाइट होता है लाइट सोर्स। और इसमें जो फ्लोरोक्रोम्स होती है, फ्लोरोक्रोम्स होती है, फ्लोरेस कुछ डाइज होती है जो फ्लोरोक्रोम्स, वो जैसे एक्रिडिन ऑरेंज हो गया, ऑरामाइन हो गया, रोडामीन हो गया, डैपी। डैपी किसके लिए करते हैं, डीएनए स्पेसिफिक। अगर डीएनए को स्टेन करना हो तो कौन सी डाई, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार, मतलब अभी मैंने वैसे क्वेश्चन देखा नहीं है, बट अब इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि डीएनए स्पेसिफिक जो स्टेन है उसको बोलते हैं डैपी। डैपी से डीएनए को स्टेन करते हैं। ठीक है, दिस इज अ फ्लोरोक्रोम, फ्लोरेसेंट स्टेन है ये। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप इस तरह से होता है। इसमें इसमें क्या है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो यूवी लाइट होता है, मीन्स मर्करी लैम्प्स होते हैं इसमें, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। नॉर्मल जो ब्राइट फील्ड में नॉर्मल लाइट होती है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। और इसमें एक डाइक्रोमिक मिरर होता है इसमें, इसके फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में, और लैम्प यूज होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें याद करना है। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या स्ट्रक्चर देखते हैं, देखा किसी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? स्कूल टाइम में पिकनिक में लेके जाते थे ना, किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ले जाते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रो आप लोगों को लेके गए हैं कहीं? नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये देख लो मैंने फोटो लगाई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए तो हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये सब यूज कर लेते हैं, बट वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, उसको हम इन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और अगर हमें इंट्रासेलुलर डिटेल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखने हो सेल्स के, ठीक है, स्टडी करनी हो, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 1000 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्राइट फील्ड जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं। तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो कितना है, कितना देख सकता है ये, इसमें 0.5 नैनोमीटर तक देखता है। बिकॉज इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ लाइट इसमें होता है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं इसमें सोर्स ऑफ लाइट, और इसकी वजह से क्या है, इसके जो रेजोल्यूशन है वो 0.5 मीन्स 0.5 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट जो होता है ये नैनोमीटर तक देख सकता है। नैनोमीटर कितना हो गया, मतलब बहुत ही माइक्रोमीटर से बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, तो उतना ये ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो दीज टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो अंदर की डिटेल्स देख सकता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, स्टेन करते हैं जो स्पेसिमन जो होता है, थिन स्लाइस ऑफ स्पेसिमन यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें वैक्यूम में ये जो इस तरह से ये दिख रहे हैं ना ये अंदर, तो ओके हम डिस्कस कर रहे थे कि नेगेटिव स्टेन्स फॉस्फो टंगस्टिक एसिड है और यूरेनाइल एसीटेट है। ठीक, नेक्स्ट है सेम। तो सेम क्या होता है कि 3D जो, कई बार क्या होता है कि जो वायरस है या बैक्टीरिया का जो जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने, सरफेस पे स्कैन करना होता है। ठीक है, सरफेस पे स्कैन करना होता है या 3D उसकी इमेज बनानी होती है, तो उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और ये सबसे पहले दिया था नॉल ने। ठीक है,
तो नेक्स्ट ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, जो उसकी प्रैक्टिकल मैग्निफिकेशन कितना है, 1000 to 1500 टाइम्स होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अपॉन ओवर 1 लाख टाइम्स होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है लाइट माइक्रोस्कोप का, इट इज 0.2 माइक्रोन। ठीक है, मीन्स 200 नैनोमीटर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 0.5 नैनोमीटर तक वो देख सकता है इमेज। रेडिएशन सोर्स क्या होता है, इसमें लाइट यूज होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होते हैं। और मीडियम ऑफ ट्रैवल मीन्स इसमें एयर, जो लाइट माइक्रोस्कोप में हम एयर, मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, वो एयर होता है। और इसमें हाईली वैक्यूम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती है वो ट्रैवल करती है। टाइप ऑफ लेंस क्या यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, भी यूज ग्लास स्लाइड यूज करते हैं ना, ग्लास स्लाइड। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड होती है वो यूज करते हैं। और जो सोर्स ऑफ कंट्रास्ट, इसमें डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो जो लाइट है वो जनरेट होता है। और स्पेसिमेन माउंट ग्लास स्लाइड में करते हैं, और इसमें मेटल ग्रिड होता है कॉपर का, उसमें करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें ये रेजोल्यूशन है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार आपको ये इसमें ये पूछा जाता है, ये विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन मीन्स लाइट सोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब आगे चले माइक्रोस्कोपी में, दिस मच इज इम्पोर्टेंट। आगे मैम चले। फेस कॉन्ट्रास्ट बता दीजिए मैम एक और। फेज कंट्रास्ट में क्या होता है ना, एक्चुअली इसमें ये स्पेसिमन जब ट्रैवल करता है ना, इसमें इसमें एक डायफ्राम होता है, एनुलर डायफ्राम। और इसमें लाइट जो होती है बिकॉज ऑफ फेज शिफ्ट, क्योंकि इसमें यहाँ से जाता है फेज प्लेट की वजह से लाइट डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इसकी अलग अलग होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई कंट्रास्ट लो कंट्रास्ट इमेजेस बनती है, जिसकी वजह से हमें ऐसी इमेज दिखती है इसमें। ठीक है, इसमें एनुलर रिंग और फेस प्लेट की वजह से वो शिफ्टिंग ऑफ लाइट होता है, तो वो स्पेसिमन हमें इस तरह से लाइट दिखते हैं। और अनस्टेन्ड सेल्स हमें इस तरह से इसमें दिखते हैं, हाई कंट्रास्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। जो भी हम ऑर्गेनिज्म या अंदर का जो उसमें देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, एंडोस्पोर्स या लिविंग सेल्स, उसकी हर सेल्स की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और फेस प्लेट की वजह से वो लाइट वेरी करती रहती है उसमें। जैसे मैम एक्सरे में दिखता है ना। हाँ, यू कैन से लाइक दैट। चले आगे, और कोई डाउट है अभी तक? तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप किसके लिए करेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म देखेंगे? पायरोकेट्स। लेप्टोस्प- लेप्टोस्पाइरा। तो लेप्टोस्पाइरा के लिए या स्पाइरोकीट्स के लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चले आगे, अब है स्टेनिंग। स्टेनिंग मेथड्स। तो स्टेनिंग में क्या है इंपॉर्टेंट, तो बैक्टीरियल स्टेनिंग क्यों करते हैं वैसे, तो ये बताओ। क्यों करते हैं हम स्टेन? बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्पीशीज का है। यस एग्जैक्टली, हमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है उसको। दिस विल हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑल्सो। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम किसी चीज फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच पाएंगे कि ये क्या है। उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। तो बैक्टीरिया की स्टेनिंग डिफरेंट तरह से होती है। स्टेनिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले तो स्मेयर बनाया जाता है। ठीक है, स्मेयर बनाते हैं और उसके बाद उसको फिक्स करते हैं, और उसके बाद उसको स्टेन करते हैं। इतना स्टेप हम पहले करते हैं। ग्लास स्लाइड लेते हैं ना, ग्लास स्लाइड को क्लीन करके अच्छे से उसके ऊपर स्मेयर बनाते हैं, एक ड्रॉप लेके स्मेयर बनाएंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करते हैं हम, हीट से फिक्स करते हैं या फिर केमिकल से करते हैं, मिथेनॉल वगैरह से यूज करके उसको फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग होती है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग होता है जैसे एक, दूसरा हो गया डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गया, तीसरा हो गया स्पेशल टाइप की स्टेनिंग हो गया, तीसरा हो गया नेगेटिव स्टेनिंग हो गया, चौथा हो गया स्पेशल टाइप की स्टेनिंग। सिंपल स्टेन हो गया जिसमें आप सिर्फ
प्लेन स्टेन जिसमें आप एक ही स्टेन यूज कर रहे हो, ठीक है। आप एक स्टेन यूज करोगे, जैसे मिथिलिन ब्लू हो गया, लॉयफ्लर्स मिथिलिन ब्लू हो गया, या पॉलीक्रोम मिथिलिन ब्लू हो गया, या डीएसएफ हो गया, डाइल्यूट कार्बोल फिक्शन हो गया। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ स्टेन करोगे, इससे आप मतलब ये बता सकते हो कि बैक्टीरिया है, मतलब आपको स्टेन हो जाएगा बैक्टीरिया है, उसकी कुछ बहुत मतलब थोड़ी बहुत आप उसको जीनस तक उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। डिफरेंशियल स्टेनिंग सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग जो होती है क्या होती है, जिसमें हम डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हम दो टाइप के स्टेन यूज करते हैं, ठीक है। एक हो गया प्राइमरी स्टेन, दूसरा हो गया सेकेंडरी स्टेन, ठीक। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में अब ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ग्राम स्टेनिंग इज अ डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग। So gram staining is a differential staining because it is used to differentiate between the gram positive और gram negative bacteria, ठीक है। और उसके बाद acid fast staining. So acid fast staining is also a differential staining because it is used to differentiate between acid fast bacteria and non-acid fast bacteria. And third है हमारा modified Ziehl-Neelsen. ये हम ब्रुसिला, इसको बस इतना याद रखो, ब्रुसिला बॉटस के लिए हम मॉडिफाइड Ziehl-Neelsen स्टेनिंग करते हैं, MZN स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके आपको बताती हूँ क्या है। थर्ड, पहले तो नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग किसके लिए करते हैं हम, तो नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, इसमें क्या होता है कि आप ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हो, ठीक है। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या है, टू सी दैट स्ट्रक्चर, जैसे कि कैप्सूल जो स्टेन को नहीं ले पाते हैं, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, वी स्टेन द बैकग्राउंड। नेगेटिव हो गया मीन्स वी स्टेन द बैकग्राउंड बट नॉट द स्पेसिमेन। ऑर्गेनिज्म को स्टेन नहीं करोगे बट यू विल स्टेन द बैकग्राउंड, तो इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग बोलते हैं। और इसमें किसको देखने के लिए यूज करते हैं, कैप्सूल्स को देखने के लिए नेगेटिव स्टेनिंग यूज करते हैं। देन स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसे कि बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स, बैक्टीरिया के फ्लैजिला, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हो गया, तो उनको करने के लिए स्पेशल स्टेनिंग होती है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। तो पहले तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे? मैम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, लिपोइक एसिड। वेरी गुड। और डायग्राम सामने है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड। ग्राम पॉजिटिव में क्या है, टिकोइक एसिड ये प्रेजेंट होता है। स्टिकोइक एसिड होता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट। और पेप्टाइड ग्राम पॉजिटिव में ग्लाइकोलाइसिस। ग्रेटर अमाउंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं, उसमें लेसर अमाउंट होता है ग्राम नेगेटिव में। वेरी गुड। तो ये पॉइंट पहले पकड़ो, ठीक है। ये जो आपने बोला कि ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है एंड ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर ऑफ पेप्टिड। ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिक है, इसमें थिन लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है। इसमें क्या है, जो लिपिड लाइपोप्रोटीन्स या लिपिड लेयर जो होती है वो ज्यादा होती है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अभी अभी के लिए आप याद रखो। फिर क्या है ग्राम स्टेनिंग में, क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली। सो ग्राम स्टेनिंग में हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो इसमें जो स्टेन यूज होते हैं जैसे प्राइमरी स्टेन और सेकेंडरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन होता है आपका कार्बल फिस्टिन, और सॉरी प्राइमरी स्टेन आपका क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट, और जो आपका काउंटर स्टेन होता है वो सेफ्रेनिन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लेयर है थिक और ग्राम नेगेटिव की है थिन पेप्टिडोग्लाइकन, और उसमें लिपिड ज्यादा है। तो जब हम स्टेन करते हैं, हमने प्राइमरी स्टेन डाला सबसे पहले, ठीक है। स्टेनिंग का मेथड पता है आपको, पहले हम प्राइमरी स्टेन डालते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डालते हैं मॉर्डेंट, फिर उसके बाद हम करते हैं डीकलराइज, और उसके बाद उसको काउंटर स्टेन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमने डीकलराइज करना है, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट, सेकेंडरी में आपका मॉर्डेंट है आपका ग्राम्स आयोडीन, डीकलराइजर है अल्कोहल एसीटोन या इथाइल अल्कोहल, एंड काउंटर स्टेन है आपका सेफ्रेनिन। तो जब हम स्टेन करते हैं पहले प्राइमरी स्टेन से, प्राइमरी स्टेन से क्या होता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या रिटेन, दोनों बैक्टीरिया ने
प्राइमरी स्टेन ले लिया, ग्राम पॉजिटिव ने भी नेगेटिव ने भी। फिर उसके बाद हमने मॉर्डेंट डाला, मॉर्डेंट हो गया आपका आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, वो हेल्प करता है प्राइमरी स्टेन को पेनिट्रेट करने में, सेल के अंदर जाने में। फिर उसके बाद हम करते हैं स्लाइड को डीकलराइज करते हैं हम इथा जो अल्कोहल एसीटोन अल्कोहल है। तो डीकलराइजर क्या है, अल्कोहल क्या करता है, लिपिड को डिसॉल्व कर देता है, लिपिड लेयर को डिसॉल्व कर देता है। अब लिपिड लेयर किस में ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव में ज्यादा है। तो उसमें क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव की लिपिड लेयर डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसमें जो पोर साइज बनता है वो उसमें थिक पोर साइज बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिपिड लेयर डिसॉल्व हो गई है। और जो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, लिपिड कम है, तो पोर साइज जो है वो स्मॉल स्मॉल पोर साइज बनते हैं। तो जिसकी वजह से जब हम डीकलराइजर यूज करते हैं, ये वाला स्टेप करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें जो ग्राम नेगेटिव है, इसमें जो प्राइमरी स्टेन है वो वॉश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसमें नहीं रहता, ग्राम पॉजिटिव में प्राइमरी स्टेन इसके पास ही रहता है, क्योंकि पोर साइज बहुत छोटे थे तो वो बाहर नहीं निकल पाया। फिर जब हम काउंटर स्टेन करते हैं, थर्ड स्टेन करते हैं, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो काउंटर स्टेन को ले लेता है और ये नहीं ले पाता, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव वाले हमें पर्पल दिखते हैं और जो ग्राम नेगेटिव वाले हमें रेड और पिंक दिखते हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस? कोई डाउट? नो मैम। बताओ, कोई डाउट है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो ये स्टेन्स पूछे जाते हैं। जैसे प्राइमरी स्टेन क्या है, प्राइमरी स्टेन इज योर क्रिस्टल वॉयलेट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल वॉयलेट। और सेकंड जो है पूछा जाता है कि ग्राम्स आयोडीन, ठीक है, ग्राम्स आयोडीन का रोल क्या है, ठीक है, रोल क्या है, इट इज अ मॉर्डेंट, इट इज नॉट अ प्राइमरी स्टेन, नॉट अ सेकेंडरी स्टेन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ग्राम्स आयोडीन इज अ मॉर्डेंट जो कि हेल्प करता है, वो फिक्स करता है कलर को बैक्टीरियल सेल के साथ, ठीक है, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक। और डीकलराइजर क्या यूज करते हैं हम इसमें, अल्कोहल एसीटोन। तो अल्कोहल एसीटोन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन की होती है, अल्कोहल एसीटोन डीकलराइजर यूज करते हैं। एंड काउंटर स्टेन इज योर सेफ्रनिन। क्लियर है? इसमें जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत पूछा जाता है, आयोडीन का क्या रोल है, ठीक है, मॉर्डेंट जो है इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका दिस ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम पॉजिटिव आपको इस तरह से पर्पल दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव इस तरह से दिखेंगे, और ये आप देखोगे किसमें, ऑयल इमर्शन लेंस में। नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम जेल नेल्सन भी स्टेनिंग भी बोलते हैं। पॉल अर्लिश ने एसिड फास्ट स्टेनिंग दिया था, ठीक है, और जेल नेल्सन ने इसको नाम दिया था इसको भी, और इसका नाम जेडन स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, कौन से एसिड फास्ट बैक्टीरिया, Mycobacterium. Mycobacteria is a acid fast bacteria because it is having because of the presence of the thick waxy layer which is called as the mycolic acid, ठीक है। तो mycolic acid present होता है, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम क्या है, क्या होते हैं, एसिड फास्ट होते हैं। और इसमें क्या है, बैक्टीरिया जो स्टेन्स हैं, तो प्राइमरी स्टेन इज कार्बोल्फस्टिन, और इसमें जो मॉर्डेंट है, मॉर्डेंट इज हीट, इसमें हम मॉडर्न आयोडीन इसमें हीट यूज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग हीट इज यूज एज अ मॉडर्न। और डीकलराइजर क्या होता है, 3% एसिड अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर यूज करते हैं जो कि एसिड अल्कोहल होता है, ठीक है, एसिड के साथ। तो जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, उसको एसिड फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज बैक्टीरिया दे डू नॉट गेट डीकलराइज्ड विद द दिस फास्ट डीकलराइजर, जो एसिड फास्ट है ना, मीन्स 3% एसिड अल्कोहल। तो इतना ये स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर होता है, इसकी वजह से भी वो डीकलराइज नहीं होते, इसलिए वो प्राइमरी स्टेन जो कार्बोल्फस्टिन का स्टेन है, कलर है रेड कलर, वो उसको रिटेन करते हैं, और काउंटर जो स्टेन है लॉयफ्लर मिथिलीन ब्लू, उसको नहीं लेते। तो नॉन एसिड फास्ट जो होते हैं वो आपको ब्लू कलर के दिखेंगे, और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो आपको रेड कलर का दिखेगा, बिकॉज वो डीकलराइज नहीं होते हैं विद द स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर 3% एसिड अल्कोहल। क्लियर है? तो इसमें ये आपके प्राइमरी स्टेन कार्बोल्फस्टिन, हीट इज यूज एज अ मॉडर्न, डीकलराइजर एसिड अल्कोहल यूज करेंगे, और काउंटर स्टेन आपका लॉयफ्लर्स एल्कलीन मिथिलीन ब्लू होता है। क्लियर हो गया?
यस मैम। चलो आगे। फिर ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर जो स्पेशल स्टेनिंग है उसके लिए हम शेफर फुलटर्न स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, शेफर फुलटर्न स्टेनिंग। ठीक है, एंडोस्पोर के लिए शेफर फुलटर्न स्टेनिंग करते हैं। इसमें मेलाचाइट ग्रीन होता है प्राइमरी स्टेन, और आपका हीट को यूज करते हैं एज अ मॉर्डेंट, और एंडोस्पोर को काउंटर स्टेन करते हैं विद द दिस बैक्टीरिया को काउंटर स्टेन करते हैं विद द दिस सैफ्रनिन। तो इसमें एंडोस्पोर जो होंगे वो आपको इस तरह से ग्रीन कलर के दिखेंगे, मेलाचाइट ग्रीन, ग्रीन की वजह से प्राइमरी स्टेन ले लिया उसने, तो ये आपको इसमें ग्रीन कलर के। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, कई बार नाम पूछा जाता है एंडोस्पोर के लिए कौन सी स्टेनिंग करते हैं, शेफर फुलटर्न स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, और आप याद कर सकते हो मेलाचाइट ग्रीन कलर के वो उसमें आपको एंडोस्पोर दिखते हैं। नेक्स्ट है मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। तो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स के लिए, मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल किस में होता है, कोराइनी बैक्टीरियम में। तो दीज आर द मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, और इसको वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, कोराइनी बैक्टीरियम में। ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम में प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें आपने जो ये चीज याद रखनी है बस इसमें, कि इसमें एल्बर्ट स्टेनिंग किया जाता है। ठीक है, एल्बर्ट स्टेन होता है। एल्बर्ट स्टेन में मेटाक्रोमैटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें टॉलिडिन ब्लू होता है, और मेलाचाइट ग्रीन होता है। तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो आपको ग्रीन कलर का, और मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर है, दीज आर द मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। इतना इसमें पूछा नहीं जाता, बस ये याद रखना कि मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स किस में होते हैं, वो कोराइनी बैक्टीरिया में होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्सूल स्टेनिंग। तो कैप्सूल स्टेनिंग को नेगेटिव मेथड भी बोलते हैं, और इसमें जो आपका नेगेटिव स्टेन है वो है आपका इंडिया इंक। ठीक है, इंडिया इंक, या और दूसरा नाइग्रोसिन। ठीक है, ये दो नेगेटिव स्टेन है, कैप्सूल की स्टेनिंग करते हैं। ये बैकग्राउंड को स्टेन करेगा, और जो आपका बैक्टीरिया होगा वो इस तरह से आपको ये जो हॉलो दिखेगा दैट इज द कैप्सूल। ठीक है, और कैप्सूल के केसेस में इसको हीट नहीं करते हैं, हीट नहीं यूज करते, मतलब स्मेयर बनाने के टाइम पे जब हम स्मेयर बनाते हैं तो उसको हीट फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है वो श्रिंक हो जाता है, तो हीट फिक्सिंग नहीं की जाती है इस टाइम पे, कि इस स्टेनिंग में। नेक्स्ट है ये एक और मेथड है जिसको हम पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको हिस मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो इसमें बैक्टीरिया स्टेन होता है, तो इसमें प्राइमरी स्टेन बेसिन फिशन होता है, और कॉपर सल्फेट इसमें मॉर्डेंट यूज करते हैं। तो कैप्सूल आपको थोड़ा सा हॉलो दिखता है, और बैक्टीरियल सेल भी आपको जो है ब्लू कलर के या वायलेट कलर के दिखते हैं आपको अलोंग विद द बैकग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैजिला के लिए, फ्लैजिला स्टेनिंग का मेथड याद रखो बस, लिफ्सन मेथड। ठीक है, लिफ्सन मेथड होता है फ्लैजिला का। और फ्लैजिला को क्योंकि फ्लैजिला में क्या चीज़ है, एक फ्लैजिला बहुत ही थिन होता है बैक्टीरिया का, तो उसको स्टेनिंग करते टाइम उसको ना कोट किया जाता है विद टैनिक एसिड। टैनिक एसिड के साथ कोटिंग करते हैं ताकि वो थिक हो जाए, और उसके बाद उसको स्टेनिंग करते हैं। तो आपने जो चीज याद रखनी है दैट इज द लिफ्सन मेथड इज यूज फॉर द फ्लैजिला। शेफर फुलटन मेथड इज यूज फॉर द एंडोस्पोर। वेरी गुड, शेफर फुलटन इज यूज फॉर द एंडोस्पोर। एंड मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, कोरोनी बैक्टीरियम के लिए। कोराइनी बैक्टीरियम के लिए करते हैं यूज, एंड उसमें आपका एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया। देन फंगल स्टेन, फंगल स्टेन के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि स्टेनिंग कर रहे थे तो इसमें इसी में मैंने ऐड कर दिया है, लेक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन। फंजाई के लिए हम LPCB स्टेन करते हैं, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन। इसमें क्या है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें होता है लैक्टिक एसिड, नाम से ये लैक्टो मीन्स लैक्टिक एसिड, फिनॉल होता है इसमें, कॉटन ब्लू डाई होती है, और इसमें एक और चीज होती है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन दिस स्टेनिंग, फिनॉल इज यूज एज अ किलिंग एजेंट, ग्लिसरॉल जो होता है वो प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ द मटेरियल, और कॉटन ब्लू गिव्स द ब्लू कलर। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं लैक्टोफिनॉल स्टेनिंग में
वो दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉटन ब्लू स्टेन, और इसमें ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप लो पावर पे 40x पे या फिर पहले 10x पे फिर 40x पे इस पे आप फोकस करके देखते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, लैक्टिक एसिड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, फिनॉल जो होता है वो किल करता है, किलिंग एजेंट, ग्लिसरॉल जो होता है वो ड्राई करता है, और कॉटन ब्लू जो होता है वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, चलें आगे। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना? बताओ आप लोग। नो मैम। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस मैम। नेक्स्ट है इंडिया इंक, जो कुछ ये फंगस में यीस्ट होती है, जो कुछ यीस्ट है कैप्सुलेटेड जिसके अंदर कैप्सूल है, तो उसको देखने के लिए वही हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, इंडिया इंक स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्रिप्टोकोकस को देख, क्रिप्टोकोकस इज अ कैप्सुलेटेड यीस्ट, उसको देखने के लिए हम इंडिया इंक स्टेन यूज करते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ, क्या क्या होता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में? कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजला, क्रोमोसोम। ओ, अच्छा, और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर। हाँ, डीएनए। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियस होता है? नो न्यूक्लियर। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है मैम, सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें। ठीक है,